नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो कुछ टेक्निकल इशू और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही। आपके व्हाट्सएप पर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ पर मैसेज भी आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि बनाया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या? किसान आंदोलन। अब आप कहते होंगे कि सर तो डायरेक्ट ही पढ़ाने लग जाते हैं, जबकि और जो सर हैं और टीचर्स हैं यूट्यूब पर, वो पहले कहते हैं शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। देखो, अपने आप पर आंकना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कभी कभी यूट्यूब वीडियो, कभी कभी क्या देखता ही रहता हूँ जब भी समय मिलता है, तो मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। बार बार कोई शेयर करवा रहे कह रहा है, कोई सब्सक्राइब करवा, मतलब पढ़ाते कम हैं, शेयर ज़्यादा करवाने की बात करते हैं। तो सीधे सीधे आपको जब अच्छा लगेगा तो आप खुद शेयर करेंगे, खुद सब्सक्राइब करेंगे, ये बात आप भी जानते हैं। चलो, किसान आंदोलन का बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? किसान आंदोलन से पहले हमने क्या पढ़ा था? अब सीरियस हो जाते हैं। किसान आंदोलन से पहले हमने 1857 की क्रांति की विस्तृत चर्चा की थी, यानी कि पूरा अध्ययन किया था एक समग्र रूप से। उस पर थोड़ा सा हमने एक स्टोरी बनाई, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई की थी। ठीक उसी प्रकार से किसान आंदोलन, मेरा पीछे आज बोर्ड भरा हुआ है पूरा, क्योंकि इसमें थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं और वीडियो को जल्दी करानी है, तो इस वजह से ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसान आंदोलन यानी 57 की क्रांति जो थी, वो न केवल किसान आंदोलन थी, न केवल सैनिक आंदोलन था, वो एक व्यापक रूप में जन आंदोलन था। यानी उसमें कौन थे? मजदूर भी शामिल थे, उसमें किसान भी शामिल थे, उसमें सैनिक भी शामिल थे, उसमें छोटे छोटे राजाओं भी शामिल थे, जैसे लक्ष्मीबाई, जैसे नाना साहब। ये केवल एक किसान आंदोलन थे। बहुत किसान आंदोलन हुए, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो किसान आंदोलन के पहले कारण देख लेते हैं हम कि क्या कारण थे किसान आंदोलन के, यानी किसान आंदोलन के कारण। एक दो कारण है, आपको पता भी है, इतने दिनों से हम चर्चा भी कर रहे हैं, आप पिछली वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जमींदारों द्वारा शोषण। जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। किसका? किसानों का। पहला कारण तो आप सभी को पता ही है, यह जमींदार शोषण नहीं करते तो किसान आंदोलन करने पर क्यों उतारू होते। दूसरा है भू राजस्व व्यवस्था। अब भू राजस्व व्यवस्था तो आपने मेरे साथ पढ़ी ही है। भू राजस्व व्यवस्था कैसी? 3 भू राजस्व व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन कौन सी? एक तो मैंने पढ़ाया था स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, और जमींदारी नहीं, रैयतबाड़ी, और ये थी महालवाड़ी। यानी स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाएं मैंने बताई थी भू राजस्व के अंतर्गत। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के माध्यम से, इन पर हमने चर्चा की थी और पूरा एक वीडियो था इन पर, हमने इनमें बताया था आपने, इन तीनों ही भू राजस्व व्यवस्थाओं के माध्यम से, इन तीनों ही यानी स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालवाड़ी, इन तीनों ही व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। यानी कि किसान एक बोरी गेहूं उगा रहा है, मान करके चलिए, सपोज करिए, अगर एक बोरी गेहूं उगा रहा है तो एक बोरी, आधी बोरी से किसान जमींदार ले लिया करते थे उससे, इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत। तीसरा कारण क्या था? यहां लिख देता हूं मैं इसे रफ करके। तीसरा कारण क्या था कि अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान, यानी इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति, आप सभी पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान, उसके बाद में क्या काम करना शुरू किया? यहां कृषि का वाणिज्यीकरण करना शुरू किया, यानी कृषि का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया उन्होंने। समझ रहे हैं इस बात को? तो कृषि का वाणिज्यीकरण के साथ में यहां पर खाद्यान्न फसलों के स्थान वाणिज्यिक फसलों ने ले लिया।
खाद्यान्न फसलें जैसे कि चावल, गेहूं आदि का स्थान नील, अफीम इन्होंने ले लिया। अब यहां पर हुआ क्या कि प्राकृतिक अकाल तो आते ही थे हिंदुस्तान में, लेकिन कृत्रिम अकाल, इसे कृत्रिम अकाल कह सकते हैं ना, कृत्रिम अकाल भी, अब मान के चलिए किसी के पास आमदनी ज्यादा हो भी रही है तो वो टैक्स दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देश के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी जो टैक्स दे भी रहे हैं, भारत में ज्यादा टैक्स देने वालों में से एक हैं वो, उनकी आमदनी भी तो हो रही है। अगर यही टैक्स किसान से लिया जाएगा तो कैसे होगा, सोचिए, कल्पना करिए। तो उस दौरान एक क्रांति की भावना आएगी, उस दौरान एक क्रांति की भावना आएगी। वही यहां पर हो रहा था कि टैक्स तो उनसे वसूल किए जा रहे थे, टैक्स के साथ साथ उनसे जातियां भी बढ़ती जा रही थी। जैसे शोषणकारी रवैया था, हमने पढ़ा जमींदारों का शोषणकारी रवैया। कुछ साहूकार भी हुआ करते थे, जमींदारों के भाई लगभग मान लीजिए, उन्हें कुछ साहूकार हुआ करते थे। अब किसान क्या काम किया करता था कि उनसे अपनी जमीन, अपने मकान के कागज गिरवी रख करके उन्हें जब लगान नहीं हुआ, जैसे मान के चलिए कृत्रिम अकाल आ गया या प्राकृतिक अकाल आ गया, तो अंग्रेज जबरदस्ती लगान लिया करते थे, चाहे कैसे भी दे। अब वो क्या करता था, महाजनों से, साहूकारों से किसान उधार लिया करता था। अब उधार में ब्याज इतनी हो जाती थी उनके पास में, समझिए बात को, अपने घर पर, अपने परिवार में, समाज में प्रैक्टिकल लीजिए इस चीज को। जब उनके पास में इतनी ब्याज हो जाती थी तो वो उसको चुका नहीं पाते थे, और पूरी की पूरी खेती जो थी वो जमींदारों और साहूकारों की हो जाया करती थी उस दौरान। तो एक क्रांति की, यानी मान के चलिए मेरी ही जमीन अगर चली जाए तो एक क्रांति की भावना फूटेगी अंदर। उसके बाद में एक कारण यह हो सकता है कि पुलिस का दमनकारी रवैया, यानी ये कुछ कारण थे इस किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी इन कारणों ने। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे और यही याद करते हैं, आज चुटकियों में याद करेंगे, इसे रफ कर लेते हैं। देखिए, कुछ मैंने आंदोलन के यहां पर भारत में लोकेट किए हैं। जिस किसी भी छात्र ने नई शुरुआत की है तो वो केवल वो क्या काम करेगा, वो भारत के मानचित्र को देखेगा कहां तेलंगाना पड़ता है, कहां केरला पड़ता है, कहां राजस्थान पड़ता है। बहुत सारे छात्रों ने तो तैयारी को शुरू किए, अरसे हो गए होंगे, तो आपने तो देख रखा होगा, आपको तो पता होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। ये क्या है, ये क्या है, ये है एक अवध। अवध का मतलब क्या है, अवध का मतलब है लखनऊ वाला क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश। यानी अवध में एक आंदोलन हुआ, एका आंदोलन। ठीक, अवध में एक आंदोलन, यानी उत्तर प्रदेश जहां हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश, एका आंदोलन हुआ है अवध में। यह है अवध के बराबर में ही बिहार, अवध के पूरब में बिहार, और बिहार में जो आंदोलन हुआ उसे चंपारण कहते हैं। आज इन आंदोलनों, जो ये आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे हम। एका आंदोलन के बाद में बिहार में चंपारण आंदोलन। ये है बंगाल वाला क्षेत्र। बंगाल वाले क्षेत्र में लगभग 4 किसान आंदोलन हुए बड़े। एका, चंपारण, नील आंदोलन, पावना, पागलपंती, तेभागा। नील, पावना, पागलपंती, तेभागा। और ये है तेलंगाना, आज का तेलंगाना, यानी जो उस समय कहां हुआ करता था, हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ करता था। ये है तेलंगाना, ये केरल है। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। ये है केरल, केरल में हुआ था मोपला। क्या, मोपला, यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख देता हूं, मोपला। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्कन और बरली, दक्कन और बरली 2 आंदोलन हुए थे, दक्कन और बरली। ये है गुजरात वाला क्षेत्र, बारदौली और खेड़ा हुआ था।
गुजरात वाले क्षेत्र में, और ये है राजस्थान वाला। यहाँ पर बिजौलिया आंदोलन हुआ था, ये गलत लिख गया है, बिजौलिया आंदोलन, ठीक है। ये इस प्रकार से भारत में कुछ किसान आंदोलन हुए थे जो अंग्रेजों के दौरान किसानों ने किए थे। तो मुझे लगता है अब आपको याद हो गया होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। अवध वाले क्षेत्र में, अब देखिए अवध वाले क्षेत्र में एका आंदोलन, फिर बिहार में आएंगे, बिहार में चंपारण आंदोलन, फिर आएंगे बंगाल में है पावना, तेभागा, नील, पागलपंथी। उसके बाद में आएंगे तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद में केरला में मोपला आंदोलन, और केरला के बाद में और ऊपर जाएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में जाएंगे तो दक्कन और बरली, फिर उसके बाद में गुजरात में जाएंगे तो बारदौली और खेड़ा, फिर राजस्थान में चले जाएंगे तो बिजौलिया आंदोलन। मुझे लगता है कि अब आपको याद हो गया होगा। अच्छा, इनमें से कुछ आंदोलन हम देख लेते हैं कि उनके पीछे के कारण क्या थे, उनसे संबंधित कुछ तथ्य जो आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। नील विद्रोह, अब आपको पता होगा नील विद्रोह कहां हुआ था, यहां जाइए। अब नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और 1859 और 1860 के बीच में हुआ था, 1859 से लेकर के 1860 के बीच में। अच्छा, मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, जब प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज जो मैं आपको लगवा रहा था, तो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज में एक क्वेश्चन आया होगा, आपके देखा होगा कि 57 की क्रांति के बाद में सबसे पहला कृषक आंदोलन कौन सा था, तो यही था नील विद्रोह, 1859 से 60 के बीच में। अच्छा, ये जो नील विद्रोह था ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। कहां? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये शुरू हुआ था। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये शुरू हुआ था। उसके बाद में इसमें जो व्यक्ति थे मुख्य, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो व्यक्ति थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। अच्छा, कारण क्या थे इसके? नील विद्रोह के कारण क्या थे? नील विद्रोह, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नील विद्रोह। नील विद्रोह का मतलब है खाद्यान्न फसलों के स्थान पर, यानी खाद्यान्न फसल कौन? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं के स्थान पर वो जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती कराया करते थे। अंग्रेज नील की खेती कराया करते थे, इस वजह से यह आंदोलन हुआ और इससे प्रभाव भी पड़ा अंग्रेजी सरकार पर। नील दर्पण एक पत्रिका थी। नील दर्पण किसकी पत्रिका थी? पहले तो यही आ जाता है, दीनबंधु मित्र की। किसकी? दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। अब आप पूछेंगे कि नील दर्पण का जिक्र यहां क्यों है? पूछिए। नील दर्पण का जिक्र यहां इसीलिए है क्योंकि इस नील दर्पण में नील आंदोलन का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है, यानी दीनबंधु मित्र ने अपनी पत्रिका के माध्यम से नील विद्रोह जो हुआ था उसमें लिखा है नील दर्पण में। एक हिंदू पैट्रियोट यहां लिख देता हूं मैं, हिंदू पैट्रियोट भी एक पत्रिका थी, इसने सहायता की थी, यानी सहायक भूमिका निभाई थी नील विद्रोह को लिखने में। हिंदू पैट्रियोट ये किसकी पत्रिका थी? हरीशचंद्र मुखर्जी की। अच्छा, इसके बाद में नील आंदोलन जब तेज अपनी गति पकड़ रहा था तो अंग्रेजी सरकार ने नील आयोग की स्थापना की। नील आयोग की स्थापना की, तब जाकर के ये खत्म हुआ। अब देखिए, कोई भी आंदोलन यदि समाप्त करना हो, आज की परिवेश में ले लीजिए, कोई भी आंदोलन यदि समाप्त करना हो, आप स्कूल में, कॉलेज में सरकार के विरुद्ध कहीं भी आंदोलन कर रहे हो, तो सरकार या कोई मान लेते हैं हम कॉलेज के विरुद्ध कोई आंदोलन कर रहे हैं, कॉलेज की कुछ हमें नीतियां पसंद नहीं है शिक्षा को लेकर के, तो यहां पर जब आंदोलन कॉलेज प्रशासन को दबाना होगा तो उसमें कॉलेज प्रशासन लेकर के आएगा कि अब हम इसके लिए एक आयोग, एक बेंच गठित कर रहे हैं, वो इनकी जांच करेगा और उसके बाद में तुम्हारी मांगों को मान लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये नील आयोग बनाया और उसके माध्यम से ये आंदोलन यहीं पर 1859 के बाद 1860 में ये दबा दिया गया।
उसके बाद में है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल में है। देखिए सभी रट जाएगा, बस आप एक काम करिए, वीडियो को देख करके लिख लीजिए, उसे गारंटी है सभी रट जाएगा। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में हुआ। 1873 से लेकर के 76 के बीच में बंगाल में हुआ। बंगाल में कहा? परगना जिले में हुआ, सॉरी परगना जिले में नहीं, पावना जिले में हुआ। कहां हुआ? पावना जिले में हुआ। और कौन से परगने में हुआ? वो हुआ यूसुफ शाही। यूसुफ शाही परगने से शुरू हुआ, पावना जिले में। अच्छा, इसके माध्यम से हुआ क्या था कि इन्होंने संघ बनाया, एक किसानों ने संघ बनाया। किसके खिलाफ बनाया? जमींदारों के खिलाफ बनाया। अच्छा, इस आंदोलन में इनको जो आपत्ति थी, वैसे तो सभी आंदोलनों में जमींदारों से आपत्ति थी ही, किसानों को इस आंदोलन में कुछ ज्यादा ही आपत्ति थी। इनका जो उद्देश्य था, किसान संघ बना करके उनको, यानी ग्रुप बना लेंगे तो कुछ लड़ाई ज्यादा लंबी चला लेंगे। एक अकेला व्यक्ति लड़ाई को इतना लंबा चला नहीं सकता है। तो इन्होंने क्या बनाया? किसान संघ बनाया। और इनका उद्देश्य क्या था कि साहूकार और ऋणदाताओं के पास रखे गए पत्रों को छीनकर नष्ट कर देना। यानी साहूकार और ऋणदाता जो थे, उनके रजिस्टरों को छीन करके नष्ट कर देना। यानी जिन रजिस्टरों में किसानों का क्या रखा हुआ है, उधार का हिसाब किताब रखा हुआ है, उनको छीन करके नष्ट कर देना, ये इनका उद्देश्य था। इनका मानना था कि हम महारानियों, सिर्फ महारानी के ही रैयत रहना चाहते हैं। यानी इनका मानना था कि हमारे और महारानी के बीच में जमींदारों का हटा दीजिए, जमींदारों को हटा दीजिए, हम केवल महारानी और महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, रैयत का क्या अर्थ होता है? बताइए, रैयत का क्या अर्थ होता है? रैयत का अर्थ होता है किसान। तो इनका उद्देश्य, ये कहते थे कि हम केवल और केवल महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। तो आपने पावना विद्रोह पढ़ा। उसके बाद में आता है तेभागा। पागलपंती कुछ नहीं है, मतलब मैंने बताया था जो इंपोर्टेंट है वही कराएंगे। तेभागा विद्रोह। तेभागा विद्रोह हुआ कैसे था, पहले तो ये समझ दिए। यानी इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? कंपाराम और भवन सिंह। नाम भी बहुत स्ट्रांग है, कंपाराम और भवन सिंह, दोनों ही नाम बहुत स्ट्रांग है। इसमें हुआ क्या था कि दो लोग होते हैं। मैं इसे रफ करके थोड़ा समझाऊंगा इस बारे में। बटाईदार और जोतदार। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो तो जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि बटाईदार कौन होते हैं और जोतदार कौन होते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि जो जमीन का टुकड़ा था, मान लीजिए ये जमीन है, जमीन का टुकड़ा जोतदार का होता है, यानी उस पर मालिकाना हक किसका होता है? जोतदार का होता है। लेकिन बटाईदार जो होता है वो इसको किस पर ले लेता है? किराए पर ले लेता है, बटाई पर ले लेता है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर समस्या ये थी कि जोतदार की जमीन बटाईदार ने ले रखी थी। अब जोतदार की मांग ये थी कि 1/2 होना चाहिए हिस्सा। हिस्सा कितना होना चाहिए? यानी कि ये बीज ये लगाएंगे, पानी ये लगाएंगे जमीन में और सींचेंगे पूरी फसल को, और उसके बाद में ये जोतदार आता था और जोतदार आकर के आधा हिस्सा ले लेता था उनसे। लेकिन बटाईदारों की मांग ये थी कि ये हमसे आधा हिस्सा न लेकर के ये 1/3 हिस्सा ले और 2/3 हिस्सा हम लें। यानी 2/3 हिस्सा कौन? बटाईदार, और 1/3 हिस्सा जोतदार। यानी जो मालिक था वो 3 हिस्से में से केवल 1 हिस्सा ले और 2 हिस्से हम लेंगे। इनका तर्क ये था कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारा मेहनत ज्यादा है, इसीलिए हम इसके 2 हिस्से लेंगे। यही मैटर था इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें से ये पूछ लेता है कब हुआ था? 1946। इसे ऐसे याद रखेंगे, तेभागा, यानी 1947 में देश आजाद हुआ था और 1946 उससे रिलेट कर लेंगे इसे। कंपाराम और भवन सिंह, जोतदार और बटाईदारों के बीच की लड़ाई थी। और 1949 में बर्गदार अधिनियम, क्या? बर्गदार अधिनियम बना करके
यह समाप्त कर दिया। मैंने बताया था ना, कोई आयोग अधिनियम बना देंगे और उसके माध्यम से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में और आगे आते हैं, यह है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह आप देखेंगे यहां पर मैंने बना रखा है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। दक्कन विद्रोह यह हुआ था 1874 से 75 के बीच में। 1874 से 75 यानी 1874 से लेकर के 75 के बीच में हुआ था। ये महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में यह हुआ था। इसमें किसानों पर भारी कर लगा दिया गया था। यानी सबसे बड़ी समस्या, यानी अगर कॉमन समस्या देखी जाए सभी आंदोलनों की, यदि कॉमन समस्या देखी जाए तो वो यही है कि इन पर भारी कर लगा दिए गए थे। ठीक, अधिकांशतः अब हुआ क्या था, भारी कर लगा दिए तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, वो अधिकांशतः गुजराती और मारवाड़ी थे। मारवाड़ी राजस्थान में और गुजराती गुजरात में। तो कोई बाहर का बंदा आकर के इनसे टैक्स लेगा तो ये इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अधिकांशतः साहूकार जो थे वो गुजराती थे और मारवाड़ी थे, और ये नहीं चाहते थे कि हम इनको टैक्स दें। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना करके यह भी विद्रोह समाप्त हो गया 1 साल के अंदर। अब आता है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में। देखिए ये है एका आंदोलन, यहां पर यानी अवध वाले क्षेत्र में। अवध वाले क्षेत्र में भी ये, अवध मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, अवध वाले क्षेत्र में भी ये 3 जिलों में, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, इन 3 जिलों में ये मुख्य रूप से था। इसमें क्या था, कारण क्या था, इसका कारण है ये, कारण था कि जोत भूमि पर दखल संबंधी अधिकार का न होना। यानी जो भी किसानों की जोत भूमि है उस पर तुम दखल नहीं दे सकते, यानी ये उनका कारण था, जोत भूमि पर दखल संबंधी अधिकार न देना। अच्छा, इसमें नेतृत्व किसने किया था, पिछली जाति के मदारी पासी ने किया था। इसमें जो नेतृत्व किया था वो पिछली जाति के मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। इसके बाद में आता है मोपला विद्रोह। क्या, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहां हुआ था, यहां पर, जी हाँ, केरल में, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह 1836। अच्छा, ये जो विद्रोह था वो 2 चरणों में चला था, 1836 और 1921, 2 चरणों में चला था ये। तो ये हुआ क्या था कि जो केरला में जो था, यहां पर कुछ मुस्लिम कृषक थे। क्या थे, मुस्लिम कृषक थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो बात तो बिगड़ेगी, यानी एक तो कृषक तो कैसे हैं, मुस्लिम, और जमींदार कैसे हैं, हिंदू। यानी टैक्स कौन वसूलेंगे, हिंदू वसूलेंगे, कृषि कौन करेगा, मुस्लिम। ये बात इन्हें, यानी, और जमींदार इन पर जातियां बरत रहे थे। तो जातियां का मतलब होता है इनकी क्या कर रहे थे, एक तरीका से ऐसे समझिए इनका शोषण कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे। तो शोषण करने के चक्कर में मोपलाई के जो लोग थे, उन्होंने किसका, जो हिंदू जमींदार थे उन पर क्या करना प्रारंभ कर दिया, आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, आक्रमण करना प्रारंभ। अच्छा, ये जो आंदोलन था वो 2 चरणों में चला, 1836 और 1921। अब ये 1921 का क्या मैटर है, तो दूसरे चरण में मोपलाओं ने खिलाफत आंदोलन, क्या, खिलाफत नेता वही गांधी जी जिसमें भाग ले रहे थे भयंकर तरीके से। खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में ये आगे आए। यही है इसका मोपला विद्रोह। इसके बाद में तेलंगाना विद्रोह तो जमींदार और जमींदार के जो पुलिस वाले थे उनके विरोध में था। 1946 से 51 में कुमार रैया की पुलिस द्वारा हत्या, एक व्यक्ति था वहां कुमार रैया, उसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद में यहां पर जो तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ, इसका कारण यह था कि यहां पर भी जो कौन थे, जमींदार
इनका शोषण कर रहे थे। यानी हमने यहाँ पर एक कॉमन बात देखी कि इसमें कहीं ना कहीं टैक्स की वृद्धि यानी राजस्व की जो वृद्धि थी वो, और जमींदारों द्वारा शोषण, ये सहन नहीं कर पाते थे, ये सहन नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें आपने और आप कह रहे होंगे कि ये क्यों नहीं बताए, चंपारण आंदोलन क्यों नहीं बताया, बारदौली खेड़ा क्यों नहीं बताया, बिजौलिया क्यों नहीं बताया। यानी इसको हम आगे पढ़ेंगे कब, जब महात्मा गांधी आएंगे। कब आएंगे? 1915 में आएंगे, यहाँ नहीं, भारत में, साउथ अफ्रीका से आएंगे। उसके बाद में चंपारण करेंगे 1917 में, 18 में खेड़ा करेंगे। तो ये गांधी जी वाले काल में हम देखेंगे इन्हें और वहीं समझेंगे। इसके बाद में आएगा जनजातीय आंदोलन। कुछ जैसे किसानों ने आंदोलन किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से जनजातियों ने भी आंदोलन किए थे। मैंने इसे आपको सरल बनाने का काम किया है, आपकी ही भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आप इसे ढंग से याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, अब तो पूरा विश्वास है आप पर, आप इसे ढंग से याद कर लेंगे। इसके बाद में हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।